बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने क्या बताया, वीडियो द बैच चल रहा है। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो वीडियो बनाई थी जिसमें हम पूरा बैच फ्री पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, PYQ होंगे, पूरा अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ओनली मैथ का फ्री बैच आपके लिए। तो इसमें हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 1 है इसमें। तो चैप्टर 1 आप जानते हो क्या नाम है चैप्टर 1 का। पहले नाम चैप्टर 1 में क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, चैप्टर 1 का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब वास्तविक संख्याएं, पहले हम इस वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे। छोटे छोटे जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही तो हमें दिक्कत देती हैं, जो हम पढ़ते नहीं है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, देखो रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। वास्तविक संख्या, एक परिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय। दो प्रकार की होती है, कौन सी। एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो बच्चों ध्यान से, परिमेय संख्या होती है ना बच्चा, इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो जो आपके मतलब एग्जाम सिलेबस या चैप्टर में तो कोई इशू नहीं, चैप्टर में तो ये दोनों ही पढ़नी है। लेकिन अगर आप छोटी चीजें जानना चाहो तो देखो, परिमेय संख्या कई प्रकार की, मतलब परिमेय संख्या में आती है हमारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, समझ रहे हैं ना। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती है इसमें। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब हम ये तो बता दिए, अब आइए हम परिमेय संख्या को देखें। परिमेय संख्या आप सभी जानते हो, आपने पढ़ा होगा 9th में। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं हो। एग्जाम्पल मान के चलो, ये 2/5, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पर Q, ये P का मान है, ये Q का, तो Q का मान 0 नहीं है। अब मैं कहूं ये 2/0, अब ये क्या है, ये मेरे बच्चा ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर दिया है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका ही मैं रीजन बताता हूँ, Q का मान 0 क्यों कहा है इसने। इसलिए कहा है मेरे बच्चा, ध्यान से देखो, अगर मैं 0 का भाग इसमें दूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये परिमेय P/Q के रूप में कहाँ से लिखी जा सकती है। इसलिए कहा है कि, इसलिए इसने कहा है कि Q का मान 0 नहीं हो, इसलिए कहा है मेरे बच्चा। समझ में आया। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में न लिखा जा सके। मतलब कहने का कि अगर 2/5 को मैं कहूं कि ये अपरिमेय संख्या तो नहीं होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या वही होती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लिखा। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, आपने सुना होगा पाई है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। और √2 है, इसको नहीं लिख सकते ना, √3 है, और 0.10111 इसको भी आप नहीं लिख सकते। तो ये होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, अब हाथ से मिटा देते हैं बच्चों, मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट है नहीं, आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो हाथ से ही मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें अब विधि पढ़ते हैं। पहली विधि है इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए इसको समझते हैं पहले। आधारभूत, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो बच्चों इससे पहले मैं चाहूंगा, आप LCM HCF को सब जानते होंगे मेरे बच्चों, तो आप कहोगे सर जानते हो, लेकिन जो बच्चे हैं जानते हैं वो भी गलती करते हैं, और जो नहीं जानते उनको जाना है। तो मैं थोड़ा इस विधि से पहले तुमको LCM HCF समझा देता हूँ, जिससे क्या है तुम अच्छे तरीके से। LCM क्या मतलब होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, लघुत्तम समावर्तक।
मतलब अगर हम इसकी एलसीएम ओनली एलसीएम की अगर हम परिभाषा देंगे तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक सबसे बड़ी संख्याओं का उभयनिष्ठ दो या दो से सबसे छोटी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कैसे आएगी। मैं कहूं आपसे कि इसके एलसीएम 12 और 24 का, ठीक है, 12 24, तो इसके गुणज, अब इसने क्या कहा, दो या दो से अधिक सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणज क्या होता है, आप जानते हो कि 12 गुणा 1, तो ये 12 है, ये इसका पहला गुणज है, इसको गुणज बोलते हैं, ये आता है, इसको बोलते हैं कि ये 12 का एक बार पहला गुणज, ठीक है। इस तरीके से हम गुणज लिख लेंगे 12 24 के, तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, अब ऐसे इसके लिए 24 दूनी 48, 24 ती 72, अब इसके 12 चौक 48, ठीक है, 24 दूनी। अब देखो इसने क्या कहा, अब आगे हम गुणज और भी पहाड़ा और भी पढ़ेंगे, तो देखो आगे तो बड़ी संख्या ही होंगी, अब लेकिन इसकी परिभाषा समझो, इसकी परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्याओं का गुणज, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या है उभयनिष्ठ का है ना, कॉमन, तो सबसे छोटी तो यही होने वाली है मेरे भाइयों, 48 होने वाली है सबसे छोटी, तो 48 ही होने वाली है ना, क्योंकि आगे जाओगे आप आगे जाओगे तो संख्या बढ़ती ही जाएंगी, तो इसका एलसीएम है वो क्या हो गया, 48 आ गया, ठीक है। इसमें विधि कोई नहीं लगाई। अब एचसीएफ को समझो थोड़ा। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो या दो से अधिक सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल होता है, सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल। कैसे, ये ले लो, ठीक है, गुणनफल। अब गुणनफल आप जानते हो, गुणनफल क्या होता है, समझा। गुणनफल होता है कि ऐसे मैंने लिखा 2 गुणा 2, ये 4 का गुणनफल है, ठीक है। इसमें गुणनफल का मतलब है कि वो संख्या है, ये संख्या दी है, वो संख्या पूरी तरह उन गुणनफल आते हैं उनसे, जो संख्या आती है उनसे विभाज्य हो जाए पूरी तरह। 12 जो संख्या आएंगी उनसे पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी जिन संख्याओं से, वो ही उनके क्या होते हैं, गुणनफल, ठीक है। तो 12 देखो, 12 के गुणनफल निकालो तो 12 देखो, 1 से होगी, 1 से, ठीक है, 2 से विभाज्य होगी पूरी तरह, 3 से विभाज्य होगी पूरी तरह, अब 4 से भी होगी, 5 से नहीं हो सकती, 6 से होगी, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, 10 से या 12 से। अब 24 किससे होगी, 1 से होगी, तुम जानते हो, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 6 से होगी, 8 से होगी, 12 से होगी, ठीक है, 12 दूनी 24। अब डायरेक्ट ये होगी 24। अब इसमें क्या कहा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सबसे बड़ा इसमें मेरे भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन, क्या दिख रहा है आपको, मतलब कॉमन, इसमें सबसे कॉमन तो मुझे यही दिख रहा है 12, तो इसका जो एचसीएफ होने वाला है वो क्या होगा, 12, मतलब कॉमन इसमें सबसे बड़ा, जहां तक इसके गुणनखंड हो रहे हैं सबसे बड़ा तो 12 ही दिख रहा है, तो इसका 12 ऐसे होने वाला है, इसको समझा। अब आइए हम इसकी आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझते हैं। ये समझाना इसलिए जरूरी था पहले, क्योंकि आगे और भी आएंगे, विधि आएंगे, उसमें आपको समझना जरूरी है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, ये होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में
गुणनफल रूप में व्यक्त या गुणन खंडित किया जा सकता है तथा यह गुणन खंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसको समझेंगे, आइए समझते हैं पहले, ठीक है। अब ये विधि तो लिख दिया, अब इसको सरल तरीके क्या कह रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप। प्रत्येक भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या आप जानते हो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो ये 12 भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल मैंने बताया था अभी, तो इसके क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। अब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य चाहिए गुणनफल, तो अभाज्य संख्याओं के चाहिए, तो देखो अभाज्य क्या होगी, 1 तो 2 होगा, एक आप जानते हो कि ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ठीक है। ये 3 होगा, 1 2 और 3 ही होने वाले हैं, यहाँ पर 2 और 3 ही होने वाले हैं, ठीक है। 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और एक और ले लो 24 के निकाल लेते, 24 के भी निकाल लो, 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। अब इसमें अभाज्य कौन सी है, इसमें देखो, एक तो 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। इसमें भी यही होंगी 2 3। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। ये कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के ये हो गए अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त गुणनखंडित कर लिया किया जा सकता है, ये तो आपको पता चल गया। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले, तथा यह जो गुणनखंडन है ना, ये अभाज्य गुणनखंड है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। कहने का मतलब है आने वाले के क्रम के बिना, मतलब इनको हम 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ या 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब है अद्वितीय का मतलब एक ही होंगे, कहने का मतलब है कि क्रम बदल सकता है लेकिन अभाज्य गुणनखंड वही रहेंगे। कहने का मतलब इसमें क्या है कि क्रम बदल सकता है इनका, लेकिन अभाज्य गुणनखंड सदैव वही रहते हैं। इसका ये पूरा मेन सार यही है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यही दिया है, ठीक है। अब आगे क्या है बच्चों, अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो एक और विधि बनी है, उससे आप क्लियर समझ सकते हो, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से ही बनी है विधि। कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये क्या होती है, ये होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने की विधि को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य
अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने की विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब ये कैसे समझो, उदाहरण के साथ समझ आता हूं मैं। ठीक है, हम ले रहे हैं दो भाज्य संख्या 6, 20। इनका हम निकालते हैं पहले HCF और LCM। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने परिभाषा बताई थी, यहाँ पर थोड़ी बदल जाती है, चीजें वही हैं लेकिन बदल। यहाँ पर HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे HCF और LCM। तो HCF क्या होता है? HCF होता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेती है। इसमें HCF में इसमें हाईएस्ट बोल रहे थे ना हम पहले। अब इसमें क्या करते हैं, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड मतलब कॉमन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात लेती है। और इसमें संख्याओं में उभयनिष्ठ नहीं होता, इसमें संख्याओं में प्रत्येक सम्मत अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं, फिर सबको पूरे को लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ऐसा होता है, इसमें उभयनिष्ठ छोटी घात लेते हैं। अब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, एचसीएफ निकालते हैं 6 और 20 का। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो 6 का एचसीएफ निकालो, 2 3 6 3 का। अब यहाँ से निकालो 20 का, 2 से जाएगा 2 5 10 5। ठीक है, अब यहाँ से एचसीएफ इसका क्या बन गया 6 = 2 × 3 और 20 का क्या हो गया मेरे बच्चों 2 × 2 × 5। अब मैंने क्या कहा था, सबसे उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात संख्या। देखो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, इसमें 2 ही आ रहा है उभयनिष्ठ, तो ये उभयनिष्ठ क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, कहने का मतलब 2 ही आ रहा है। तो ये सबसे छोटी घात इसमें यही है और यही आ रहा है, तो इसका क्या हो गया 2 की घात 1। ठीक है, 2 की घात 1 इसका एलसीएम आ गया ये। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं मेरे बच्चों। एलसीएम निकालोगे तो 6 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 2 3 6 3 का देखो 2 × 3। तरीका वही है निकालने का सेम, लेकिन अंतर क्या आता है यहाँ पर। देखो पहले इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे, ये 2 है तो 2 को तो पहले ले ही लेंगे। ठीक है, 2 को तो मैंने क्या कहा सबसे बड़ी घात, तो इसमें सबसे बड़ी घात तो यही है ना, तो इसमें पूरा लेंगे सबसे बड़ी घात यही है, तो 2 की घात 1 × 3 आ जाएगा, × 2 आ जाएगा, × 5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। तो ये आ गया। ठीक है, सबसे बड़ी घात का ये गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है ये 60 आ गया। और सबसे छोटी उभयनिष्ठ छोटी घात का गुणनफल क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, समझ में आया, ये होता है तरीका। अब ये तो समझ आया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब एक और मेरे बच्चों एक और रह गया है इम्पोर्टेंट, क्या है एक क्या है इससे संबंधित एक फॉर्मूला भी बनता है, फॉर्मूले को भी हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों टाइम तो लग रहा है, लेकिन मैं एक एक चीज को लेकर चल रहा हूँ और टाइम नहीं लगता मेरे पास। अगर सेटअप होता, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ट्राइप बोर्ड है छोटा सा, तो उसके जरिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए टाइम तो लगेगा। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती है। अगर समझ में आ रहा है तो आप कोई अच्छे मकान में 2 मंजिल मकान में भी नहीं पढ़ सकता, और कोई पढ़ने वाला एक छोटी सी कोठरी में भी पढ़ सकता है, झोपड़ी में भी। कहने का मतलब है कि पढ़ने वाला होगा ना बच्चा, पढ़ने वाला होगा तो एक छोटा सा कमरा होगा ना उसमें ही पढ़ सकता है, और नहीं पढ़ने वाला होगा ना तो उसको एक 2 मंजिल का सेपरेट मकान भी दे दो, मैं एक कमरे की नहीं दे रहा, सेपरेट 2 मंजिल सेपरेट मकान भी दे दो, वो कभी नहीं पढ़ेगा। इसलिए मेरा मानना है टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती है, मैटर करता है पढ़ाना, समझना आया, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है,
तो मैं तो यही जानता हूँ। तो अब देखो सबसे बड़ी बात, अब देखो पहले सुनो, अब फॉर्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, जब कोई धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, पूर्णांक हो, उसमें एलसीएम, दो धनात्मक पूर्णांक हो, उसमें हमें क्या है एचसीएफ दिया हो, तो हम दो संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक एचसीएफ, एक धनात्मक पूर्णांक को ए मान लेते हैं, एक को बी, इनटू एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल टू ए इनटू, ये होता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू ये। इसमें क्या है, अगर हमें इसमें एचसीएफ दिया होगा तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर हमें एलसीएम दिया होगा तो हम एचसीएम निकाल सकते हैं, और ये धनात्मक पूर्णांक तो दिए ही होंगे, समझ में आया। अब एक और विधि रही है प्रमेय 1.2, ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम। तो बच्चों अब एक और विधि है, उसको भी समझ लेते हैं। एक और विधि देखो, ये विधि है प्रमेय लास्ट है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण से संबंधित है, प्रमेय 1.2। अब ये क्या है, ये है, मान के चलो मैं मान लेता हूं यहाँ पर कि माना कि p को मान लेता हूं कि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, कि क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए को भी तो ए यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p ए को भी विभाजित करेगी, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है, जहां ए का मतलब तो बताऊं, जहां ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब देखो बच्चों, इसे हम सरल फॉर्मूले उदाहरण के जरिए हम समझ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, माना p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जानते हो जिसके एक गुणनखंड खुद एक और वह स्वयं संख्या, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या होती है। देखो मैं मान लेता हूं p एक अभाज्य संख्या है, तो p अभाज्य संख्या है, तो p को मान लेता हूं, p की वैल्यू उदाहरण के तौर पर समझने के लिए p को मान लेता हूं मैं क्या, 3। p का मान क्या है, 3 है, 3 मान यहाँ पर। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अब a का मान लेता हूं मैं यहाँ पर, ए स्क्वायर मान लेता हूं मैं, a का मान लेता हूँ 6, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर मान कितना हो गया, 6 का वर्ग हो जाएगा, ये तो 36 हो जाएगा, ठीक है, ये मान लिया। अब आइए कंडीशन, फॉर्मूले की कंडीशन लगाते हैं। क्या कह रहा है, यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, p का मान क्या है 3, p अगर ए स्क्वायर मतलब 36 को विभाजित करती है, ये कह रहा है कि p यदि p ए स्क्वायर 36 को विभाजित करेगी, यानी 3 36 को विभाजित करेगा, तो p a को भी विभाजित करेगी, p a को भी, p का मतलब क्या है 3, p a को भी, a का मतलब क्या है, a का सॉरी यहाँ पर तो a का मतलब क्या है 6, तो ये कहने का मतलब है कि 3 6 को भी विभाजित करेगी, 6 को भी विभाजित करेगी, यही कह रहा है ना।
यही कह रहा है ना बच्चों कि p एक यदि p a स्क्वायर मतलब 3 36 को विभाजित करेगी, कर रही है ना, आप वैसे ही देख सकते हो। तो p मतलब 3 6 एक मान 6 दिया था, 6 को भी विभाजित करेगी। यही होती है क्या है प्रमेय, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं दिया गया, ये क्या है अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण। मतलब हम ऐसे 1.2 में अभी देखेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है कैसे कि √2 है, √3 है, इनको हम पे सिद्ध करवाया कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसे गलत तरीके से परिमेय संख्या मानेंगे, तो ये इस विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो मैंने इस विधि को आपको समझा दिया और ये उदाहरण भी दे दिया। तो आगे चैप्टर में हम सवाल करेंगे तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का कंप्लीट होता है। अब कल से क्या है, हम वीडियो रिकॉर्डेड ये तो 8 बजे आपको शाम को डल जाएगी। और चैनल का नेम चेंज कर दिया है मैंने, अब क्या है चैनल का नाम है मैथ्स गुरुकुल, मैथ्स गुरुकुल। यहाँ पे जाना है, यहाँ जाओगे तो पहले तो मैंने पूरी वीडियो डाल दी है, 2025 में पढ़ाया था, पूरा बैच फ्री दिया है, उसमें देख सकते हो। अगर किसी को जल्दी है तो मैंने पूरा पढ़ाया है। वहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे चैप्टर में फ्री पढ़ाया है, ठीक है। अब इस बैच में काशी होने वाला है, उसमें मैंने केवल बैच ही पढ़ाया था पूरा, लेकिन इस बार क्या है हम रिवीजन भी कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, PYQ कराएंगे, अदर और भी कुछ कराएंगे, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा वो सब कराएंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद।